नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी का आज ही एक पेपर हुआ है जिसका नाम क्या है, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये पेपर होता है। वेतनमान इसका लेवल 7 के बराबर में होता है। कुछ ही पद थे जिसकी वैकेंसी सितंबर में आई थी और आज ही 23 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हुआ है। इसको हल करेंगे। 120 सवाल हैं इसमें, 120 सवाल हैं जिसमें से जीएस के सवाल भी हैं और कुछ मैथ्स और रीजनिंग के सवाल भी हैं। तो मैथ्स रीजनिंग को छोड़ करके जीएस के जितने भी सवाल हैं, लगभग में 100 सवाल हैं, उन सभी को हम लोग हल करेंगे। 72 बीपीएससी के लिए अगर मैं आपको सुझाव दूं तो 72 बीपीएससी में करंट अफेयर का जो सवाल है वो इससे एक लेवल अप ही आएगा, मतलब एक लेवल इससे टफ होगा। उसके ऑप्शंस जो हैं वो इसकी तुलना में कठिन हो सकते हैं। इसके भी सवालों का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। दरअसल में आपने बीपीएससी एईडीओ का प्रश्न देख लिया है, इसलिए हर पेपर आपको आसान सा दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पेपर आसान तो नहीं ही होगा। इस सैनिटरी मैनेजमेंट ऑफिसर में 2 एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1 होता है जिसमें जीएस और ये सब आते हैं। पेपर 2 होता है जिसमें उनके कोर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, ये भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए पहला सवाल क्या है, साइंस के कॉन्सेप्ट से सवाल है। मैं आपको कल ही समझाया साइंस का मैंने एनालिसिस करके कि कॉन्सेप्चुअल सवालों पर अब ध्यान दीजिएगा। स्थैतिक घर्षण, जिसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट पर जो घर्षण लगता है उसको स्थैतिक कहते हैं, और चलते हुए ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग गतिज, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन उसको कहा जाता है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से कम होता है। रुके हुए चीज़ पर घर्षण ज़्यादा होता है न कि कम होता है, ज़्यादा होता है न कि कम होता है, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण गुणांक सदैव गतिज घर्षण गुणांक से कम नहीं ज़्यादा होता है। गति को बनाए रखने की अपेक्षा उसे प्रारंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला है, उसको जब सबसे पहली बार आप चलाना शुरू करेंगे, जब साइकिल पर सबसे पहला पैडल मारते हैं तब जाके ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जब साइकिल चलने लग जाती है तब उस पर उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। तो यही तो दूसरा कथन कह रहा है, अर्थात ए जो है वो असत्य होगा। ए असत्य है परंतु आर यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। आसान सवाल है, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो। अगर आपको गतिज और अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और गतिज काइनेटिक फ्रिक्शन पता है तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, नहीं तो कठिन होगा ये। निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही हैं? 2 दिन पहले ही मैंने ज्योग्राफी में सवाल लिखवाया था। काली मिट्टी चूना लोहा मैग्नीशियम से समृद्ध होती है, सही कथन पूछा गया है बंधुओं, तो ये तो सही होगा भाई। हाँ भाई, इसमें होता है। काली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, नहीं, ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होता है मतलब क्षारीय प्रकृति की होती है, और सम टाइम नेचुरल होता है, यानी कि इसमें ना तो एसिडिक बिहेवियर होगा ना तो एल्कलाइन का बिहेवियर होगा, क्षारीय बिहेवियर होगा, यह बीच में हो जाता है। तो यह अम्लीय तो कतई नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। काली मिट्टी की एक और खासियत होती है, स्वतः जुती हुई मृदा भी इसको कहते हैं, और ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई मिट्टियाँ होती हैं। ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देश महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी है, और इसके साथ में इसकी खासियत ये होती है कि वर्षा से पहले इसको जोतना है, क्योंकि बहुत चिपचिपी होती है। एक बार वर्षा हो जाने पर इसमें हल चलाना नामुमकिन हो जाता है। लोहे के फाल जो होते हैं वो टूट जाएंगे, इतना ज़्यादा चिपचिपा यह मिट्टी होती है। 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा विवादित सा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको हल करते हैं, बेस्ट आंसर निकालते हैं। कथन कारण है, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है? नहीं, जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। तो ए गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा तो क्या?
ए असत्य लेकिन आर सत्य हो जाएगा। लेकिन ये भी सैद्धांतिक रूप से केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सैद्धांतिक रूप से सही है। प्रिंसिपल रूप से देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो सही है, वास्तविकता में यह सही नहीं होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं, यह वास्तविकता में गलत महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन को मारेंगे। 2025 में स्पेन में आयोजित प्रतियोगिता में 62 प्रतिभागी देशों में से किस देश ने नृत्य विश्व कप जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और 2026 में जहाँ तक मुझे याद है यह भारत में ही आयोजित होने वाला है। एक बार देख लीजिएगा इसको। वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए। डीएनए आधारित सूक्ष्म जीव समुदाय सर्वेक्षणों के लिए डीएनए पर आधारित छोटे छोटे जीवों के समुदाय, उनके किंगडम का सर्वे करने के लिए वास्तविक विविधता का अनुमान लगाने में मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग कल्चर आधारित विधियों से क्यों अधिक श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यह असंवर्धित वर्गक जीवों से कार्यात्मक जीव पुनः प्राप्त कर सकता है। यह जैव सूचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। यह पीसीआर प्रबंधन त्रुटियों से बचता है। यह लंबी रीड वाली लंबाई की गारंटी देता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा असंवर्धित वर्गक जीव से कार्यात्मक जीन पुनः प्राप्त कर सकता है। और मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग जो होता है बंधुओं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन 99% सूक्ष्म जीवों के जीन्स का पता लगा सकता है जिन्हें प्रयोगशाला में कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भी इसका उपयोग करते हैं। मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग कहा जाता है इसको। जीनों का सीक्वेंस लगा करके छोटे छोटे जीवों की पहचान करते हैं हम लोग। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावशाली छात्र संगठन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद होगा 1906 ईस्वी पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इससे जुड़े हुए हैं। तो बी आंसर हो जाएगा, पटना कॉलेज पटना में किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से संदर्भित करता है किस चीज़ को? कहाँ से आसान सवाल आपको लग रहा है? कॉस्मिक है तो यह बिग बैंग से अपशिष्ट तापीय विकिरण जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बिग बैंग के पश्चात से जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसके पश्चात के रेडिएशन अभी भी जो हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है उसी को कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। CMBR उसको कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्यूड मोजेक मॉडल डैश के लिए प्रस्तावित है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली जो होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन समझने का यह तरीका है जिसको मॉडल को दिया गया तो 1972 में दिया गया था। फ्यूड म्यूजिक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को समझने के लिए यह मॉडल दिया गया था। रिंगलर विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो रिंगलर विधि का उपयोग जो है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है इसका निर्धारण के लिए किया जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन से पानी की शुद्धता का पता लगता है। जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही अधिक पानी शुद्ध माना जाता है। इसका आंसर पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है तीनों स्टेटमेंट बना करके। बहुत ही सुंदर सवाल है यह, थोड़ा सा कठिन भी पड़ेगा लेकिन अगर सोचें तो इसको हल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 2005 से 2025 तक सड़क अवसंरचना पर लगातार व्यय बनाए रखा है। बिल्कुल भाई, 2005 में जब नीतीश जी आए थे और 2025 में जब वो गए हैं तो जो सबसे ज़्यादा बिहार में कोई चीज़ सुधरी है तो एक तो है सड़क और दूसरी क्या है बंधुओं? तो दूसरी है बिजली। इन दो चीज़ों में वाकई उन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। तो इसका तो पहला तो सही लग रहा है, सही है। पिछले 2 दशक में सड़क और पुलों पर कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये भी यहाँ पर सही है। राज्य सरकार राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। प्राप्त कर लिया है, एटलीस्ट कागज़ पर तो सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है कि कहीं से भी बिहार में 5 घंटे में आप पटना पहुँच सकते हैं। इसके लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है, कागज़ों पर ही सही। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा भाइयों बहनों, पेपर देखने से ही पता चलता है कि किस तरफ बीपीएससी सोच रही है।
ऑप्शंस के साथ देखिए किस तरह से वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसमें पूरा पूरा लिख के ही दिया है, जबकि केवल पहले यही दिया है, तो 1 और 2 सही हैं, 3 गलत हैं, नहीं लिख के दिया जाता था। ये सब के सब आपको एग्ज़ाम में परेशान करेंगे। ये सब बीपीएससी केवल एक ही चीज़ के लिए कर रहा है कि आप सवाल को पूरा पढ़ें, पूरा ऑप्शन को पढ़ें, तब जाके आंसर निकालें। ठीक है। खगोलीय गणनाओं में प्रकाश वर्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? आसान सवाल है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष हम लोग कहते हैं। प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम निम्न से किस पुस्तक में लिखा गया था? तो आनंद मठ में लिखा है, आनंद मठ में लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ में लिखा गया है। 1882 में यह आनंद मठ को लिखा गया था, लेकिन इस गीत को उससे पहले ही लिखा गया था, गीत को बाद में इसमें समाहित कर दिया गया था। एक चीज़ और बताता हूँ, हाल ही में वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने इसको अनिवार्य कर दिया है, गायन। तो अब वहाँ से आपके सवाल आ सकते हैं 72 बीपीएससी प्रीलिम में और 71 बीपीएससी मेंस में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी, ये पूछा जा रहा है। आप 91 है। इसे पिछली बार शायद 93 था, जिसमें से हम यहाँ पर आए हैं 91 पर आए हैं। 1918 में बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सैयद हसन इमाम किस क्षेत्र से संबंधित थे? बीपीएससी का रटा रटाया सवाल है यह। तो यह बिहार से संबंधित थे सैयद हसन इमाम, जिन्होंने 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मूल रूप से अपने पटना के रहने वाले एक बैरिस्टर और नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जितने ज़्यादा मुस्लिम सदस्य जो हैं वो बिहार से शामिल हुए, उतने ज़्यादा पूरे देश में कहीं से भी शामिल नहीं हुए। ये अद्भुत है अपने देश में। बिहार के इतिहास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको ये दिखेगी कि बिहार के मुस्लिम जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, उतने किसी भी और राज्य में आपको नाम नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं उसके तुलना में। राइबोसोम्स किसका विश्लेषण करते हैं? 17 नंबर सवाल है, ये तो आप लोगों ने हल कर लिया होगा। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सॉरी संश्लेषण को मैंने विश्लेषण कह दिया था। संश्लेषण का मतलब है निर्माण, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन कारखाने होते हैं जो एमिनो एसिड से, किससे? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार अपने उधार और राजकोषीय प्रबंधन को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। तो ये तो सही है भाई, कौन सी सरकार नहीं करना चाहेगी, आप मुझे बताइए। बिहार सरकार का सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के परसेंटेज के रूप में 23-24 में 4.2% नहीं 2.98% के आसपास में रहा है। तो इसलिए सेकेंड इसका कारण गलत हो जाएगा। ये तो सत्य है, लेकिन आर यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, इसको ज़रूर ही याद रखें। ये सवाल देखिए कितना कठिन सवाल पूछा गया है, वाकई बहुत ही टफ सवाल होगा। और बीपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से एईडीओ पेपर 3 में भी इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया था। कर्क रेखा, मकर रेखा पर पड़ने वाले चीज़ों के बारे में बीपीएससी थोड़ा सा छानबीन करके आपसे पूछ रही है। ये सब क्या हैं? तो ये कोयला खाने हैं इन सभी जगहों पर, सिंगरौली, रानीगंज, बोकारो और झरिया। झरिया सबका नाम सुना होगा, है ना। तो अब इसमें से आपको लगाना है कि निम्नलिखित कोयला खानों को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में लगाइए। साउथ से नॉर्थ के सही क्रम में आपसे कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक लगाइएगा। लैटिट्यूड के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे नीचे आ जाएगा। तो रानीगंज सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले रानीगंज आ जाएगा। उसके बाद से बोकारो जो है ये आ जाएगा झारखंड में। देन झरिया उसके ठीक ऊपर में, झरिया जो है बोकारो झारखंड में ही हो गया। और सिंगरौली जो हो गया एमपी यूपी के सीमा के भाग में है, तो ये सबसे उत्तर में आना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। वेरी टफ क्वेश्चन, एग्ज़ाम में इसको करने की हिम्मत मत कीजिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो बीपीएससी आपसे चाह रही है कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है हमारे, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आप इनको मैप पर देखें। मैप पर इनका अक्षांश और देशांतर के साथ में देखिए कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्थित हैं। जैसे हमारे टाइगर रिजर्व हैं, तो उनको आप मैप पर देखिए अक्षांश और देशांतर लगा करके कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं। आप हमारे कोयला संयंत्र हैं,
हमारे कहीं पर बिजली के कारखाने हैं, पावर प्लांट है, रिफाइनरी है, इतनी ज़्यादा चर्चा में रहने वाले रिफाइनरीज़ हैं, तो उनको भी आप मैप पर में देखें, यही बीपीएससी आपसे चाह रही है। ये सब तो छोड़ते हैं, नंबर का पता लगाएं। डी मैनोज किसका C2 एपीमर, तो डी ग्लूकोज का होता है, डी मैनोज, डी ग्लूकोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं, क्योंकि इनकी संरचना में केवल दूसरे कार्बन परमाणु पर ही भिन्न होती है, बाकी सब कुछ समान ही होता है। तो डी मैनोज जो हैं वो C2 एपीमर हैं डी ग्लूकोज के, इसका आंसर C हो जाएगा। भारत में संसद बजट पारित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों से होकर के गुजरती है। उन 5 चरणों को आपको क्रम में लगाना है भाइयों बहनों, लगाइए कि किस प्रकार से क्रम में लगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले तो बजट आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना, सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना, तो 3 तो आ जाएगा सबसे पहले। देन प्रस्तावना के बाद सामान्य चर्चा होगा उस पर, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए। 3 के बाद 1 के बाद क्या होगा, सामान्य चर्चा के बाद मांग पर मतदान होता है, 3 1 के बाद से 2 आना चाहिए, तो ये इन दोनों में दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए कितना कठिन बनाया हुआ है। उसके बाद फिर विनियोग विधेयक की बारी आती है बंधुओं, फिर 5 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में वित्त विधेयक होता है। हर वित्त विधेयक में मनी बिल यानी कि धन विधेयक और सामान्य विधेयक को मिल करके वित्त विधेयक बनता है आर्टिकल 117 के तहत में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कठिन सवाल, वाकई कठिन सवाल है। 2025 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म श्रेणी, बच्चों ने गलती कर दी होगी, गैर फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, छोटी डॉक्यूमेंट्री, ये सब गैर फीचर फिल्म होती है बंधुओं, में स्वर्ण कमल पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो फ्लावरिंग मैन ने जीता है, फ्लावरिंग मैन ने। बाकी ये तीनों फीचर फिल्म में है, मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, 12th फेल, द केरल स्टोरी जो है, ये सब के सब क्या है, फीचर फिल्म में आते हैं। फ्लावरिंग मैन जो है ये गैर फीचर फिल्म में आएगा, तो 26 का ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। थार के मरुस्थल में रोही निम्न में से किससे संबंधित हैं, इसीलिए मैं कितनी ही बार मैंने कहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं कि बीपीएससी कहाँ जा रही है। पता है ये क्या है, कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद हो तो एक चीज़ चर्चा में था, क्या है, अरावली, सेव अरावली मूवमेंट चला था पूरे देश में कि अरावली को बचाओ, अरावली को छूने नहीं देंगे हम, है ना। तो अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, उन धाराओं के द्वारा जो उपजाऊ मैदान बनाए जाते हैं, छोटे छोटे उपजाऊ कृषि योग्य मैदान बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है राही, क्या कहा जाता है, रोही कहा जाता है, रोही कहा जाता है। तो यह उर्वरक भूमि होती है जिनको रोही कहा जाता है, रोही कहा जाता है। कहाँ से आसान लग रहा है आप लोगों को, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें टर्म ढूंढिए, निम्न से कौन सा प्राणी खंडीयता दर्शाता है, खंडीयता को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, केचुआ दर्शाता है, केचुआ। एनेलिडा, एनेलिडा संघ का प्राणी है, ये भी याद रखिएगा, अगली बार इसका संघ ही पूछ ले आपसे। एनेलिडा संघ का प्राणी है जिसका शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से खंडों में बटा होता है, बाहर भी अलग अलग खंड में बटे होते हैं और अंदर भी दोनों तरफ से खंड में बटा होता है, जिसे मेटामेरिज्म या खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेटामेरिज्म, इसी को याद रखिएगा, मेटामेरिज्म ही याद रखिएगा। ये खंडी भवन या खंडीयता तो आपको याद रहने से रहा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1919 के रॉलेट एक्ट पर आ गए हम लोग, काला कानून जिसको कहते हैं, रॉलेट एक्ट। इसने भारत प्रेस अखबारों पर लगी सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया। सीरियसली आपको लग रहा है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए यही कुछ सवाल हैं जो आसान आपको प्रतीत होंगे, नहीं तो वाकई कठिन है। इसने सरकार को ये अनुमति दिया कि वह बिना मुकदमे के लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, बिना वकील बिना दलील के कानून कहा गया इसको, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। और इसके खिलाफ भारत में गांधी बाबू ने सत्याग्रह किया था। आप एक समुद्री एनेलिडे पाते हैं जिसमें जोरदार पत्ती जैसे पैरेपोडिया और उनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। इनकी प्रमुख क्रिया क्या है, इसका अनुमान लगाइए और औचित्य बताइए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा,
अभी हमने पढ़ा है एनेलिडा के बारे में, एनेलिडा संघ के बारे में। केचुआ भी इसी संघ का जीव है। इसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, गैस विनिमय, क्योंकि सतह क्षेत्र और रक्त आपूर्ति दोनों ही यहाँ पर अधिक होंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। बायोलॉजी के सवाल तो ऐसे पूछ रहा है जैसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। निम्नलिखित फसलों को जल की आवश्यकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ये भी ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर सवाल है बढ़ते क्रम में, 34 नंबर सवाल है बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो अगर आपने बाजरा का नाम सुना होगा तो सूखे खेत में भी आसानी से उपज सकता है। राजस्थान वगैरह के इलाकों में जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर बाजरा वगैरह का उत्पादन सही प्रकार से हो जाता है। तो बाजरा को सबसे कम चाहिए और उसके बाद से क्या चाहिए भाई? गेहूँ आ गया, गेहूँ के बाद से चावल आ गया, चावल के बाद से गन्ना आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3 बाजरा, गेहूँ, चावल और फिर गन्ना। गन्ना को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो 3, 1, 2, 4 चाहिए। कि अगर फैक्चुअल तौर पर देखें तो गन्ना को 1500 से 2500 mm के करीब में पानी चाहिए होता है। 2500 mm तक पानी चाहिए होता है। चावल को 1200 से 1500 mm तक पानी चाहिए होता है। ये दोनों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी चाहिए इनको फसल बनने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं। अविभाज्य भी हैं क्या बंधुओं? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछा है? सही विकल्प पूछा है। भारत को छोड़कर किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है। सीरियसली, हम तो कर्तव्य पढ़ते हैं कि USSR से लिया है और दुनिया में है ही नहीं कहीं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो 36 का अगर हम दूसरे को काट दें तो तीसरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और इस प्रकार से इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश भी किया था कि हमें कर्तव्यों को भी बाय फोर्स लागू करना चाहिए। और आज मुझे भारत की स्थिति को देख करके, लोगों के सिविक सेंस देख करके ऐसा महसूस होता है कि हमें बिल्कुल कर्तव्यों को भी बाय फोर्स, बाय लॉ लागू करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्तव्यों के सही अधिकारों की उम्मीद नहीं की जा सकती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में स्थिर मूल्यों पर आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछा है बंधुओं, भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.4% है। 6.4% है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है पॉलिटी का, जिसमें रिट से सवाल पूछा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को 100 शरीर प्रस्तुत करें तो एक का तो 4 होना चाहिए, एक में ही है। इसका डी आंसर लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं बंधुओं। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? तो प्रमाणित या निश्चित करना। अधिकार परीक्षा वारंट या प्राधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं में नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन संवेदनशील होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी जीवाणु अनुकूल सहायक होती है? कौन सी जीवाणु अनुकूलन सहायक होती है? 41 नंबर सवाल है, इसको ज़रा ढंग से पढ़ करके आंसर निकालिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेज़ श्वसन दर की आवश्यकता होती है। एजेटोबैक्टर जैसे कुछ मुक्त जीव जीवाणुओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजनेज, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन के प्रति बेहद संवेदनशीलता होती है। इससे बचने के लिए ये जीवाणु अपनी श्वसन दर को बहुत तेज कर देते हैं ताकि कोशिका के अंदर की ऑक्सीजन तेज़ी से खत्म हो जाए और एंजाइम सुरक्षित रहे। इसे श्वसन सुरक्षा कहा जाता है। श्वसन सुरक्षा कहा जाता है। श्वसन सुरक्षा इसको कहा जाता है, ज़रूर ही याद रखें। थोड़ा सा टफ सवाल, कॉन्सेप्चुअल। अभी तक तो आप एजेटोबैक्टर, राइजोबियम इत्यादि के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन ये एक स्टेप और नीचे चला गया। वही तो मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत स्थानांतरित विषय गवर्नर और उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन आते थे। हस्तांतरित
और आरक्षित दो प्रकार के विषय थे। हस्तांतरित और आरक्षित दो प्रकार के विषय थे। निम्नलिखित कौन से उन विषयों में सम्मिलित नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। जो गवर्नर और उनके मंत्री परिषद के अधीन आ रहा था, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल नहीं थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा 3 और 4। मजदूर और भू राजस्व जो था ये शामिल नहीं था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित ट्रांसफर्ड विषय पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन शामिल थे, जबकि आरक्षित रिजर्व विषय पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण था। उसमें पुलिस, न्याय, मजदूर और भू राजस्व इत्यादि को शामिल किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 हो जाएगा। एक छात्र, ठीक है, क्या कर रहा है भाई छात्र? ये C3 और C4 पत्तियों के अनुप्रस्थ काट की तुलना करता है। कैंज एनाटॉमी को सबसे सही तरीके से कौन सा मापदंड पहचान सकता है? यह भी 12th के बायोलॉजी से सवाल पूछा गया बंधुओं। कुछ विशेष प्रेम हो गया है 12th के बायोलॉजी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसिफिल की तुलना में बंडल थीस कोशिका के क्लोरोप्लास्ट क्षेत्रफल जो होंगे वो बड़े होंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कैग के बारे में। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित है? कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे कोई भी सरकारी पद धारण करने से रोक दिया जाता है। कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर उसका वेतन भारत के लोक लेखा से लिया जाता है। भारत के लोक लेखा से लिया जाता है। लोक लेखा का क्या तात्पर्य है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। केवल 1 यहाँ पर सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। संचित निधि पर भारित होता है ये, न कि लोक लेखा पर भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड जिसको कहते हैं बंधुओं। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। ये कोड वाले सवाल हैं। हाँ, मिनीमाटा रोग किसके कारण से होता है? तो पारा की विषाक्तता के कारण से होता है। जापान में पहली बार इसकी पहचान की गई थी, इसीलिए इसको मिनीमाता नाम दिया गया है। गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है ये, और जो शरीर में मिथाइल मरकरी पारा की अधिक विषाक्तता के कारण से होता है। मिथाइल मरकरी, वैसे भी जो पारा होता है वो जहरीला होता है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर मतलब लिक्विड अवस्था में रहता है। तो पारा जो है Hg80 याद होगा अगर आपको, तो 80 होता है परमाणु क्रमांक, और यह विषाक्त होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत गंभीर पॉइजन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिनीमाता। एक पौधे की कोशिका में गलत रूप से मुड़े हुए प्रोटीन के कारण ER तनाव चिन्ह एकत्र हो जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया सक्रिय होगी? कौन सी प्रक्रिया सक्रिय होगी? 48 का आंसर हो जाएगा ए, अनफोल्डेड प्रोटीन प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह के सवाल को मुझे पढ़कर कभी कभी ऐसा लगता है कि BPSC AI से सवाल सेट करवा रही है क्या। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को फाइनेंशियल ईयर 2020-25 के बीच निवेश बढ़ाने के लिए एक अग्रदर्शी पहल के रूप में तैयार किया गया था। तो ये तो सही है भाई, सही है। हाल ही में राष्ट्रीय पाइपलाइन अवसंरचना पाइपलाइन का दूसरा वर्जन शुरू किया गया है। ठीक है। NIP में 37 उपक्षेत्रों में फैली 9,776 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है दूसरा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B12 में कौन से धातु आयन मौजूद होते हैं? B12 का धातु आयन पूछ रहा है आप लोगों से। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? CO होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है विद्रोहों के बारे में। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, कोया विद्रोह और अब उसके अलावा खासी विद्रोह। उसके नेताओं के नाम सामने दिए हुए हैं और पूछ रहा है कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है अल्लारू सीताराम राजू जो हैं वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं, बुद्धो भगत का नाम आता है। तो यह सबसे पहले तो दूसरा गलत हो जाएगा।
दूसरा किस किस ऑप्शन में है? सभी जगहों पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ठीक है। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लारी सीताराम राजू ने किया था। रंपा का विद्रोह किया था अल्लारी सीताराम राजू ने, और बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का किया था। तो दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला और चौथा तो सही ही है। कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषता को सही रूप से वर्णन करता है? 1919 के एक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट यहाँ पर बड़े बड़े दिए गए हैं। केंद्रीय विधानमंडल को वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। ऐसा संभव था कि विधानमंडल वायसराय पर पूर्ण नियंत्रण कर ले? बिल्कुल ही गलत लिख दिया है इसने तो। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा संचालित किए जाते थे। आरक्षित गवर्नर और हस्तांतरित विधानसभा। तो ये सही प्रतीत हो रहा है। ब्रिटिश भारत के हर वयस्क नागरिक को संपत्ति और शिक्षा की परवाह किए बिना मतदान का अधिकार? बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो आज़ादी के बाद मिली है। प्रांतीय विधानसभाओं के सभी सदस्य गवर्नर द्वारा सीधे नामित किए जाते थे। ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको बायोलॉजी से सवाल पूछा गया है, मैच करना है। सही सीक्वेंस की पहचान करनी थी। सबसे पहले क्या आता है? संघ, वर्ग, गण, और उसके बाद से कुल आता है। नदियों को उनकी सहायक नदियों से जोड़ना है। भाइयों बहनों, जोड़िए अब इनको। अगर आप जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी तो वैनगंगा। यमुना की सहायक नदी तो ये तो होना नहीं चाहिए भाई, सोन, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि कावेरी की सहायक नदी, तो कावेरी की तो भवानी है, लेकिन यमुना की सहायक नदी सोन कोई भी नहीं है। सोन तो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसलिए सी आंसर होना चाहिए। ए का 4, बी का 1, सी का 2 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए। लेकिन यमुना और सोन का कोई मिलान नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि सवाल में गलती हो सकता है। एक FRAP फ्लोरेंसेज रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग अध्ययन में GFP टैग्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की पूर्ण रिकवरी 37 डिग्री सी पर 15 सेकेंड में और 10 डिग्री सी पर 45 सेकेंड में होती है। तो निम्न ताप पर धीमी रिकवरी का सबसे संभावित कारण क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ज़रा सोचिए कि क्या पूछ रहा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिकवरी कितने टेम्परेचर पर कितनी देर में होगा, ये पूछ रही है BPSC। क्यों पढ़ेंगे बच्चे इस न्यूमेरिकल को? ये क्या से क्या पूछा है कि क्यों पढ़ेंगे इसको? कोई भी नहीं पढ़ता। तो धीमी ताप पर निम्न ताप पर धीमी रिकवरी का सबसे संभावित कारण क्या है? तो 56 का अगर हम लोग आंसर देखें तो क्या हो जाएगा इसका? पार्श्व झिल्ली तरलता में कमी के कारण से ऐसा हो पाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा जा रहा है। न्यायिक समीक्षा के बारे में संसद का अधिनियम से प्राप्त प्राधिकार को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि संसद का अधिनियम स्वयं असंवैधानिक है। ये पहला स्टेटमेंट है। कौन सा सही है ये निकालना है बंधुओं। प्रत्यायोजित विधान को वैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। प्रशासन द्वारा मौलिक अधिकारों की पवित्रता का उल्लंघन किया जाता है तो भी न्यायिक समीक्षा लग सकती है? बिल्कुल लग सकता है। इसका आंसर होगा, तीनों के तीनों सही हैं। कोई भी नियम, आदेश या संशोधन, नियम का मतलब अधिनियम भी जोड़ लीजिए, कुछ भी है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक शोधकर्ता 13C लेवल युक्त CO2 को 60 सेकंड तक एक एक प्रकाश युक्त C3 पत्ते को देता है, फिर चयापचयों का विश्लेषण करता है। सबसे पहले रेडियो लेवल प्राप्त यौगिक C फॉस्फोग्लिसरेट प्राप्त होता है। यह किसे समर्थन करता है? इसका क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका तात्पर्य होता है केल्विन बेसन चक्र को प्राथमिक कार्बोजिलेशन के मार्ग के रूप में यह इसको सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सर्कल में अलग अलग दिशाओं में तीर हैं,
ये तो न्यूमेरिकल का सवाल हो गया। रीजनिंग का देप्सांग और रूपसा क्या है? देप्सांग और रूपसा के बारे में पता होगा। ये उच्च मैदान होते हैं। देप्सांग और रूपसा लद्दाख क्षेत्र में स्थित अत्यंत ऊंचाई वाले विस्तृत और समतल के क्षेत्र हैं जिन्हें भूगोल में हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त एवं गणेश घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये सब के सब भारतीय रिपब्लिकन सेना से जुड़े हुए थे जो 1930 में मास्टर सूर्यसेन का नाम आप जो सुनते हैं, चटगांव शस्त्रागार छापे का जो नाम सुनते हैं, उसी से जुड़ा हुआ। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। उपरोक्त बल को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सी अर्थात तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद से आएगा विद्युत चुंबकीय बल, देन फिर आ जाएगा आपका नाभिकीय बल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी योजना एवं आजीविका मिशन VBG रामजी, यानी कि जो मनरेगा था जिसको परिवर्तित करके कर दिया गया है VBG राम जी। पता नहीं क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जैसे तैसे नाम कर दिया, बस मनरेगा ख़त्म करना था। पता नहीं क्या है ये जी राम जी, VBG राम जी नाम रख दिया है। 2025 ने MGNREGA मनरेगा 2005 को एक संशोधित ढांचे से प्रतिस्थापित किया। बिल्कुल सही है भाई अभिकथन। तो कारण, विपक्षी दलों 2025 की इस अधिनियम को पारित होने का समर्थन नहीं किया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है। ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। विपक्ष ने इसका विरोध जरूर किया था। इसका आंसर बी हो जाना चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं है उसका। ठीक है। रेडियोधर्मी अल्फा 6 में संतति नाभिक में क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। 64 नंबर सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा उसके मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम होते हैं रेडियोधर्मी अल्फा 6 के दौरान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्फा डीके जिसको कहते हैं बंधुओं में नाभिक से एक हीलियम नाभिक जिसको क्या कहा जाता है 2He बाहर निकलता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको डॉटर न्यूक्लियस का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 जो है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। संतति नाभिक को डॉटर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ओजोन छतरी का छिलना किसके कारण से होता है? ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में, ये कमज़ोर किसके कारण से होता है? तो ओजोन का होता है O3। तो O3 से रिएक्शन करवा करके देखिए, जहाँ पर भी ये टूट जाए तो वहाँ पर आप मार दीजिएगा अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज हो तो। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्रियॉन समूह जितने भी होते हैं, फेरॉन, CFC इत्यादि जितने भी होते हैं वो सब आ गए, और उसके साथ साथ NO जो हो गया ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NO है, O3 है, तो ये O2 प्लस NO का निर्माण कर देगा। नाइट्रिक ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 4 होना चाहिए। 2 और 4 होना चाहिए। बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? 66 नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 है। 243 है। 40 में क्या है? तो ये आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह आपका DPSP का भाग है। वैसे अगर देखें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित पूछा है तो ये दोनों ही होना चाहिए, लेकिन DPS के तहत 73 संशोधन जब किया गया तो 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का जन्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्थाओं के बारे में अगर पूछेगा तो बी होगा, और संस्थाओं का निर्माण होगा तो अनुच्छेद 40 भी होना चाहिए था। तो 40 में चर्चा तो है ही पंचायती राज संस्थाओं का, लेकिन पंचायती राज का निर्माण 243 के तहत ही संशोधन के दौरान हुआ है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। वैसे BPSC इसका सही आंसर देगी। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है ये। इसका आंसर ए हो जाएगा 67 का। एक नया जीवाणु स्ट्रेन ज्ञात प्रजातियों की तुलना में 95% 16S RNA
अनुक्रम समानता दर्शाता है। यह तय करने के लिए कि यह एक नई प्रजाति है सबसे विश्वसनीय अगला कदम क्या होगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? औसत न्यूक्लियोटाइड की पहचान और विश्लेषण करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं आपको 1 मिनट लेकर एक चीज़ समझाऊं। कल मैंने साइंस का जो AEDO के पेपर का विश्लेषण किया ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आता, उसमें कमेंट भी आता है वीडियो पर, आपने देखा भी होगा, जा कर के देख भी सकते हैं कि अरे AEDO का पेपर तो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है ना, इसलिए ऐसा पूछा है। आपको नहीं पता है, BPSC में ऐसा नहीं आएगा। सारे बच्चे यही डिनाई करते रहते हैं, डिनाइल डिनाइल डिनाइल, भागते रहते हैं, सच्चाई से भागते रहते हैं। फिर जब उनके सामने आता है तो फिर वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे। कितने ही सारे लोग आपको देखते हुए बोलते हुए मिलेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, BPSC का पैटर्न बिल्कुल अलग है, स्ट्रैटेजी है, ये है वो है। सच्चाई से मत भागिए। सच्चाई ये है, BPSC भर के 11-12 से सवाल पूछ रही है। अगर आपका अंदर हिम्मत है तो पढ़िए, उसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए, जैसे भी हो उसको पढ़िए। मुझे पता है बहुत कठिन है, लेकिन कोई और आपके पास में चारा नहीं छोड़ा है उसने। अब फिर इस पर भी डिनाइल आएगा कि ये तो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का था, इसलिए इस प्रकार के सवाल पूछा है। तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन मेरा काम है आपको बता देना समय से पूर्व। इसका आंसर सी हो जाएगा, मैंने बता भी दिया है, बाकी अब आपकी मर्जी। निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? कल का वीडियो देख लीजिएगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी मैंने समझाया हुआ है। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो ये भी सही है भाई। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोजाम्बिक जैसे देशों से, अफ्रीका से और अलग अलग देशों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। दाल तो हर कोई भारत में खाता है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा लगाया जाता है। एक पारिस्थितिक समुदाय M के लिए J आकार की रैंक प्रचुरता वक्र रिकॉर्ड करता है। यह वितरण सबसे दृढ़ता से क्या सूचित करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, कुछ प्रजातियों का प्रभुत्व और कम समानता को यह सूचित करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। EVM के बारे में पूछ रहा है। EVM का पहली बार 1982 में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में उपयोग किया गया था। यह PT का PYQ रिपीट सवाल है। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ EVM नहीं चलती। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ EVM नहीं चलती है क्या? तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो ऑलरेडी ही कट गया है ना। वैसे आपसे गलत पूछा है, गलत पूछा है भाई, गलत पूछा है। तो गलत तो ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में तो दूसरा स्टेटमेंट है ही नहीं। EVM का आविष्कार और डिजाइन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है भाई। EVM के साथ VVPAT का पहली बार उपयोग नागालैंड में किया गया था। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, बाकी सब के सब यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसमें एल्कलाइन बैटरी का उपयोग किया जाता है, इसलिए जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। 6 वोल्ट का बैटरी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पदार्थों के तापीय गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। वह तापमान जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होती हैं उनको गलनांक कहा जाता है। गलनांक किसको कहते हैं? वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं एक साथ रहती हैं उसको क्वथनांक कहते हैं। जिस पर द्रव भी है, लिक्विड भी है और बेस भी है, वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं क्या? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलनांक और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। संगलन कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। पहला और दूसरा यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा क्योंकि ठोस से द्रव में बदलने को संगलन कहते हैं, संगलन कहते हैं। गलन या संगलन, मेल्टिंग या फ्यूजन जो है वो कहा जाता है। द्रव से ठोस में जब कोई चीज़ बदलता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि का अनुपातिक हिस्सा घट रहा है। तो ये तो सही है। GSDP में कृषि का अनुपातिक हिस्सा घट रहा है, ये तो सही है भाई, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है।
बिहार में कृषि क्षेत्र में कार्यबल की भागीदारी बढ़ी है पिछले 6 सालों में? नहीं, कृषि में कार्यबल बिहार में धीरे धीरे कम हो रहा है। नवयुवक जो हैं कृषि की तरफ में नहीं जा रहे हैं। ये सत्य हो जाएगा, लेकिन आर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार की जनजातियाँ ट्राइबल्स निम्न में से किस वृक्ष की पूजा करती हैं? 75 का आंसर क्या हो जाए? कदम्ब। कदम्ब का पेड़ देखा है आपने? एक कविता भी था, माँ कदम्ब का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, अगर आपने पढ़ा हो, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कदम्ब का फल भी होता है। भारत मुद्रास्फीति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार झारखंड की मुख्य रूप से मुंडा उराव जो जनजातियाँ होती हैं वो ये सब जनजातियाँ कदम्ब के पेड़ को पूजती हैं। भारत मुद्रास्फीति के बारे में, भारत में रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति का माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से की जाती है। 76 का पहला कथन पूछ रहा है, सही है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में सेवाएं शामिल होती हैं। तो WPI में, WPI और CPI मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है। भारत की मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, केवल गुड्स शामिल होते हैं। ये मैंने ज़बरदस्ती 4 बार बोल करके 2-3 दिन पहले ही समझाया है, क्योंकि हमारे देश में महंगाई का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डेक्रोन का संश्लेषण किसके बहुलकीकरण के द्वारा होता है? पॉलीमराइजेशन जिसको कहा जाता है बंधुओं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर हो जाएगा सी। एथिल ग्लाइकॉन और डाईमिथाइल टेरेफ्लेट के माध्यम से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। हमने पढ़ा था इसको न्यूज़पेपर में। गति एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि वह होती है, एक सदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सब रीजनिंग है। 82 नंबर पर आते हैं। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कीट नमूनों का वर्गीकरण करते समय आपको 2 स्थापित वंश के बीच का एक पंख सिरा पैटर्न दिखता है। जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार नया वंश स्थापित करने से पहले कौन सा साक्ष्य आवश्यक है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रजनन करने और उपजाऊ संतान पैदा करने की क्षमता का आवश्यक होना जरूरी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट का संबंध ब्रिटिश भारत के प्रशासन में किस महत्वपूर्ण बदलाव से था? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसने कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और विलियम बेंटिक जो था यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडे जो हैं इनको बनाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर बी हो जाएगा। इससे पहले माधवीपुरी बुच थी जिनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगे, उसके बाद से इनको बनाया गया था। भारत में SDG इंडेक्स तैयार करने का उद्देश्य क्या है? SDG इंडेक्स क्यों तैयार किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के SDG प्रदर्शन की रैंक करना। तो पहला तो सही होगा भाई, पहला तो सही होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सांख्यिकी प्रणाली में डेटा गैप्स को उजागर करना। डेटा गैप्स को उजागर करने के लिए जारी किया जाता है। SDG रैंक के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच केंद्रीय करों का विभाजन करना। नहीं, केंद्रीय कर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सांद्रता पद तापमान से स्वतंत्र है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये पूछा जा रहा है आपसे। सांद्रता पद यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, आयतन वॉल्यूम पर निर्भर करते हैं जो तापमान बदलने से, जैसे मोलरता, नॉर्मलता। जो पद केवल द्रव्यमान मोल पर निर्भर करते हैं वे तापमान में स्वतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। नॉर्मलता और मोल प्रभाज यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं इनसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इनको तापमान से कोई लेना देना नहीं होता है, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। बाकी पहला और तीसरा जो है ये दोनों तापमान पर डिपेंड करते हैं, ये दोनों
टेम्परेचर के बढ़ने घटने से होते हैं, बाकी 2 और 4 जो हैं ये वॉल्यूम के बढ़ने घटने से ये प्रभावित होते हैं। एक स्क्वायर वेयर में एक डॉट है जो इस पैटर्न पर घूमता है, घूमने दीजिए, इसको अपने काम का नहीं है। निम्न से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थी? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटी जो था वो करने लायक था, करंट भी कहीं हद तक आप कर ले जाते, और ज्योग्राफी में भी थोड़े बहुत सवाल तो आप कर ले जाते, आसान नहीं था ज्योग्राफी फिर भी। लेकिन उसके अलावा साइंस जो है हमेशा की तरह में बीपीएससी में साइंस सबसे ज़्यादा वेटेज रह रहा है उसका, और बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कठिन, खास तौर से बायोलॉजी से। क्यों पूछ रहा है बायोलॉजी से इतने सवाल नहीं पता, लेकिन पूछ रहा है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये इस स्पेसिफिक पेपर का है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जीएस का पेपर है, जी और एस लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज़। तो जीएस सबका जीएस ही होता है, चाहे वो एईडी हो, चाहे वो सैनिटरी हो, चाहे कुछ दिन बाद अगर जीएस का किसी और का पेपर हुआ तो वो हो, जीएस का मतलब जीएस होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाला लाजपत राय आर्य समाज, लाला लाजपत राय आर्य समाज, राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन, सही सुमेलित नहीं है। मैडम ब्लावस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो 90 का आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का रामकृष्ण मिशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वामी विवेकानंद जी का था, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज से संबंध था बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी करते हैं और 1901 के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है। अल्पायु थे विवेकानंद जी, 33 साल की उम्र में मात्र मर गए थे, लेकिन 33 साल में क्या उन्होंने दुनिया में परचम लहराया था। विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ग्राम सभा का एकमात्र कार्य है। विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ग्राम सभा का एकमात्र कार्य है क्या यह? 92 का पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है। कुछ राज्यों में ग्राम सभा निर्माण और विकास समिति जैसी समितियां बनती है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा कि ए यहाँ पर असत्य है, लेकिन आर यहाँ पर सत्य है। जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द आए, एकमात्र, लगातार, केवल, ये सब शब्द जो होते हैं ये स्टेटमेंट को सामान्य तौर पर गलत बनाते हैं। एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 को किसने संबोधित किया? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद की उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? जापान में मीजी पुनर्स्थापन। 1996 में इथियोपिया द्वारा इटली की हार, 1995 जापान द्वारा रूस की हार, आयरिश क्रांति, इन तीनों ने यूरोपियों को अपराजय होने का भ्रम तोड़ा था, जिसने हमें पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट डाला हमारे राष्ट्रवाद पर। वही जापान के मीजी पुनर्स्थापन जापान का एक आंतरिक आधुनिकीकरण अभियान था, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद पर तात्कालिक प्रत्यक्ष प्रभाव कुछ भी नहीं डाला था, इसका हमारे राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं था। दो कीट समुदायों में प्रजातियों की संख्या समान है लेकिन समानता अलग है। कौन सा सूचकांक इस अंतर को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? कीटों से कुछ विशेष ही प्रेम था, इतने सवाल पूछे गए हैं कि क्या ही कहना, मतलब बायोलॉजी से। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शैनन विविधता सूचकांक, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सही क्रम में लिखें। चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैकाले के माइन्यूट कहा जाता है, मिनट लिख दिया है। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये कब कब आई, इस हिसाब से आपको लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2143 हो जाएगा। मैकाले का मैन्यूट जो है 1835, चार्ल्स वुड 1854, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917, और वर्धा जो योजना है बुनियादी शिक्षा की 1937। ठीक है, ये तो अपने काम का नहीं है। 1793 बंगाल में शुरू की गई अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 98 नंबर सवाल है, इस पर हम लोग चलेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा, भूमि राजस्व को अस्थायी रूप से तय करना ताकि कंपनी को निश्चित आमदनी मिलती रहे, जमींदारों को अपनी ज़मीन सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1793 में लाया गया था, और उस समय का गवर्नर कौन था ये आप मुझे बताएंगे।
एक क्षेत्रीय वनस्पति वैज्ञानिक दो घास भूमि भूखंडों का सर्वेक्षण करता है जो आकार में समान प्लॉट एक्स का यहाँ पर दिया हुआ है। इस सवाल को नहीं अपने बायो का ही सवाल है, ठीक है। सैनन विविधता सूचकांक प्लॉट एक्स का 2.2 है, प्लॉट वाई का 3.0 है। कौन सा निष्कर्ष सबसे तर्कसंगत होगा, ये पूछा जा रहा है 99 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। प्लॉट वाई में समानता और प्रजातियों की समृद्धि प्लॉट एक्स से अधिक है, यही यहाँ पर है। सैनन सूचकांक जितना अधिक होता है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सैनन सूचकांक याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इस पर निर्भर करती है। 100 का उत्तर हो जाएगा बी। आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। फ्लोरोग्लूसिनॉल HCl से उपचारित द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में गहरे लाल रंग से रंगे क्षेत्र किसका अनुरूप होते हैं? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हो जाएगा सी। प्राथमिक जाइलम वाहिकाओं के अनुरूप होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। जाइलम से सवाल ADO के हर आंसर में, हर क्वेश्चन में पूछा गया है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के सेवा क्षेत्र का योगदान GSBA का आधे से अधिक है, उनके स्टेट का आधे से अधिक है। इस राज्यों में शहरी केंद्रों की वृद्धि, कुशल कार्यबल, डिजिटल अवसंरचना तथा प्रोफेशनल सेवाओं का विस्तार महत्वपूर्ण रहा है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो 102 का आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। 1857 के दौरान कैमूर पहाड़ियों में कंपनी की सेना के खिलाफ सबसे लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध किसने लड़ा था? तो 103 का आंसर हो जाएगा बी। अमर सिंह ने लड़ा था। बाबू कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह ने काफ़ी समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। अब आपको मैच करना है लेखक और इधर पुस्तक के शीर्षक दिया हुआ है। अब आपको इसको मैच करना है। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? डेविड स्ले, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो फ्लैश है, फ्लैश भी कहते हैं इसको कई सारे लोग। बनु मुश्ताक, तो इन्होंने हार्ट लैम्प को लिखा है। जेसन रॉबर्ट्स, तो इन्होंने एवरी लिविंग थिंग्स को लिखा है। और एंड्रयू मिलर का द लैंड इन विंटर, ये इनकी किताब है। तो इसको मैच कर लीजिएगा। मैंने तो मैच कर दिया है। कोड वाला सवाल है, ये अपने काम का नहीं है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव आपने पढ़ा भी होगा। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न के किस नेता ने 16 अक्टूबर 1950 को 5 को बंगाल की अटूट एकता को दर्शाने के लिए फेडरेशन हॉल संघीय सभागार की नींव रखी थी? तो आनंद मोहन बोस महोदय थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनमें चलिए अपने काम का नहीं है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए गए वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार का कौन सा शहर बना था? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? यह पटना शहर बना था। 19वीं शताब्दी में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन शुरू किया गया था। 111 एक पौधे के क्रॉस सेक्शन में द्विबीजपत्री जड़ में स्टील की चारों ओर सतत प्रतिचक्र दिखाई देता है, यह किस कार्य को इंगित करता है? तो 111 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 111 का आंसर हो जाएगा संवहनीय एधा का निरंतर निर्माण, इसका आंसर बी हो जाएगा। मिलान करना है अलग अलग योजनाएं कब आई, कौन सी योजना? भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला परियोजना 2017 में आई है। पीएम गति शक्ति को 2021 में लाया गया। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, यह 2016 में आया है, जिसके तहत छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए गए। अमृत मिशन 2015 में आया है। अमृत मिशन के बारे में AEDO में भी सवाल पूछे गए हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे, खाद्य मंत्री, तो उस दौरान उन्होंने इसका काम किया था। देखिए पिका पूछ रहा है कौन से सही हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड के राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी शुरू करना है। 113 का पहला सही हो जाएगा। भाई पहला तो सही है, लेकिन पहला सारे में ही है। इसे 1 जुलाई 2020 से पूरे देश उपलब्ध करवाया गया है। नहीं, इसको पूरा होने में 2022 तक हो गया। 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में लागू नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, नहीं, इसको खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया गया, इसलिए केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। शानदार सवाल करेंट अफेयर का।
ट्रायंगल का सवाल है ये। अगला सवाल, निम्न से कौन सा कथन सही है? 115 नंबर पर हम लोग आ गए। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। इन नदियों में पार्श्व अपरदन की प्रवृत्ति अधिक होती है। 115 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगला सवाल देखिए कौन सा अपने काम का LCM SCF है। 119 से छोटा नागपुर बिरसा आंदोलन के बारे में। छोटा नागपुर बिरसा आंदोलन के बारे में कथन पर विचार करें, सही कथन का चुनाव करना है। बहुत ही सुंदर सवाल 119 नंबर। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट क्या है। यह आंदोलन छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुछ आदिवासियों के बीच शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व श्री बिरसा ने किया था, जो तमार थाना के चालगदा गांव के मुंडा थे। यह आंदोलन धार्मिक सुधार और समाज की शुद्धि के लिए शुरू किया गया था। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन इसके सही हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 120 नंबर सवाल, उन्होंने अपना कैरियर का प्रारंभ गणित के सहायक आचार्य के रूप में किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 121 नंबर सवाल है, जल और अमोनिया अणु के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। केमिस्ट्री का सवाल है और संकरण के बारे में सवाल पूछा गया है। दोनों में sp3 संकरण होता है। हाइब्रिडनेशन पढ़ा होगा अगर आपने, तो वहीं से ये सवाल पूछा गया है। इसके डायरेक्ट आंसर पे चलूँ तो दोनों में sp3 संकरण होता है। बंध कोण क्रमशः 104.5 डिग्री और 160 डिग्री होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया। अगला सवाल 123, निम्न से किस स्थान पर साल में 2 बार सूर्य मध्याह्न में सिर के ठीक ऊपर नहीं देखा जा सकता है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? सागर MP में यह चीज़ नहीं देखा जा सकता। पृथ्वी पर सूर्य वर्ष में 2 बार केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थानों पर ही सिर के ठीक ऊपर चमकता है। दिए गए विकल्पों में रांची, जबलपुर, गांधीनगर कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित हैं, इसलिए वहाँ सूर्य सिर के ऊपर आता है, लेकिन सागर जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए वहाँ पर नहीं आ सकता है। इमेजिन कीजिए क्वेश्चन की गहराई को। कौन सा शहर कर्क रेखा के ऊपर है? नीचे ये भी पूछा है। एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन पित्त अम्लों को डीऑक्सीजुगेट करके सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो यह किस एंजाइम क्रिया से होता है? तो यह बाइल सॉल्ट हाइड्रोलेज से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक कोशिका जिसमें अधिक मात्रा में चिकनी ER और बहुत कम लाइजोजोम्स हों, वह संभवतः किस कार्य में विशेष होगी? तो किस कार्य में विशेष होगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, जेनोबायोटिक्स और डिटॉक्सिफिकेशन में विशेष होगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। पूरा पेपर हमने हल किया है, 125 सवालों को हल किया है। रीजनिंग के सवाल छोड़ दें तो पेपर का स्तर जो था वो अच्छा था, काफ़ी बेहतर था। कठिन था, आसान तो कतई नहीं था। आसान समझने की भूल ना करें। हाँ, करंट अफेयर के सवाल, साइंस के सवाल, पॉलिटी के सवाल आसान ज़रूर थे, लेकिन ये आसान नहीं था। डिनाइल मत कीजिए। मैं बोल बोल के थक गया, बच्चे कमेंट भी करते हैं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ डिनाइल मत कीजिए। एटलीस्ट जो मैंने कल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसे तो कम से कम पढ़ ही लीजिए। डेली प्रैक्टिस के लिए जोड़ना हो तो मैं भी करवाता हूँ। अचीवर ग्रुप में 72 BPSC के लिए डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ। जुड़ना हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।